देख लिया ना आपकी बार वो वाला। चलो शांत हो जाओ। मैं बोल रहा हूँ ये अर्थ है, अब आवाज नहीं आ जानी चाहिए, अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया देखो। ये अर्थ है, अगर मैंने सैटेलाइट को ऑर्बिटल के बराबर स्पीड दी तो क्या होगा? गोल गोल घूमेगा। केसेस देखते जाना, केस वन। और इसमें ये सेंटर से डिस्टेंस अगर आर है तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी निकल के आती है? याद आ रही है कुछ? केस टू, अगर मैंने इसको एस्केप कराना है, एस्केप किसके बराबर होती है? √2gm/r। आर क्या है? सेंटर तक उसकी डिस्टेंस। और एस्केप की ट्रेजेक्टरी पूछे तो क्या बोलना? पैराबोला, या फिर समझने के लिए समझना स्ट्रेट लाइन जैसा भी। केस टू, सारे केसेस समझते हैं। केस थ्री, अगर मैंने, अब ध्यान दो सब लोग, अगर मैंने स्पीड इतनी दी कि स्पीड ऑर्बिटल से बड़ी है और एस्केप से छोटी है, तो क्या ट्रेजेक्टरी होगी? एलिप्स। कैसा वाला एलिप्स? दूर से भागता हुआ एलिप्स। ये पॉइंट कौन सा होता है उसका? पेरिजी या अपोजी? पेरिजी, पास वाला। तो यहां स्पीड मैक्सिमम होती है मिनिमम? यहां स्पीड क्या होती है? मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला। ये तो नहीं होता जो तुम कर रहे हो। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला नहीं आता? अरे सोच तो लो। नहीं आता तो बाहर जाओ, करके यहाँ क्यों खड़े हो? मिनिमम ए मैक्सिमम का झुंड में बोल दो, समझ में भी ना आए। कर दी, बस खत्म। मैक्सिमम मिनिमम। अब स्पीड केस फोर। अब मैंने स्पीड दी, ऐसी स्पीड दी जिसपे ये सिर्फ क्या कर रहा है? टच करते हुए जा रहा है। और मैंने बताया ये कैसे सॉल्व करते हैं। वी डैश नाम दिया उसको मैंने, क्या नाम दिया? वी डैश। इसको टच वाली स्पीड बोल रहा हूं मैं। सब लोग ध्यान देंगे, कौन सी स्पीड बोल रहा हूं? टच वाली। इस पे जस्ट टच हो रहा है। केस फोर। केस फाइव, अगर मैं ये बोलूं मैंने तुमको स्पीड इस बार जो दी वी, वो टच से बड़ी है और ऑर्बिटल से छोटी है, क्या होगा? टच वाली स्पीड से बड़ी है और ऑर्बिटल से छोटी, क्या ट्रेजेक्टरी होगी? इलिप्स। बस इलिप्स में एक छोटी सी समस्या, पिछली बार ये दूर से गया था, ये मैक्सिमम होगी स्पीड या मिनिमम होगी? और यहां स्पीड क्या होगी? सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम। फिफ्थ के बाद केस सिक्स। अगर स्पीड तुमने इस बार वी लेस देन वी टच, ये वी डैश को मैंने क्या बोला है? वी टच बोल रहा हूं मैं, वी टच। क्या होगा? कोलाइड्स, क्रैश, जो बोलना चाहो। ये थी पूरी कहानी जो इतने टाइम से अपन पढ़ रहे थे, पूरी कहानी ये। सॉल्व कैसे करते हैं? ये वाला केस मैंने बताया था, ये वाला भी सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये वाला भी बताया मैंने, टच वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला भी बताया कैसे सॉल्व करते हैं। कोलाइड में तो क्या सॉल्व करना है? कोलाइड में कुछ सॉल्व करने को आएगा नहीं। तो ये पूरी कहानी है, अच्छे से चित्र बना के ये डायग्राम लिखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ही जगह लिखें ताकि कंपेयर कर पाए कब क्या हो रहा है। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, केपलर्स लॉ। और खत्म आज ग्रेविटेशन। के बाद हीट। जल्दी फटाक से अच्छी राइटिंग में उतारो इसको, बहुत जरूरी है ये केसेस।
पंखा कौन चला रहा है भाई? बंद कर दो, ये गर्मी लग रही है। शांत हो जाओ, एक बंद कर दो। नहीं लग रही गर्मी? गर्मियों के समय होता है एडवांस का पेपर, ट्रेनिंग करो अभी से। शांत हो जाओ, जल्दी से लिखो बस। एक मॉड्यूल और दे दो। मैंने जेई कॉर्नर दिया था, किया किसी ने? नहीं किया होगा बहुत। कितने बने आईआईटी के? एक, दो, तीन? कितने क्वेश्चन थे टोटल, कितने दिए थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, आठ। जिससे 10, 8 से ज्यादा बन गए हो बता जाना एक बार, अलग से क्लास के बाद बता देना एक बार। हाँ वो भी बता देना। लिख लिया? केपलर्स लॉ। क्या भाई, नाम लिखा है बेटा अभी तो? हटा दूं वो? हो गया, चलो। चलो ध्यान दो, शांत हो जाओ सब लोग, इधर ध्यान दो। केपलस साइंटिस्ट थे, उनके 3 लॉ आए। सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बोला ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। शांत हो जाओ। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट इट्स वन ऑफ द फोकाई। मतलब क्या है जरा समझो, हिंदी में बोले तो पहला लॉ ये आया, केपलर ने ये बोला कि सारे प्लेनेट
सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। सारे प्लेनेट किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन के चारों तरफ। अर्थ भी किसके चारों तरफ घूम रही है? सन। किस ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये सन है तो कोई भी प्लेनेट ऐसे घूम रहा होगा जैसे ये अर्थ है, तो ये किस ऑर्बिट में घूम रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कोई भी एक प्लेनेट पकड़ो, इस ऑर्बिट ऐसे घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। उन्होंने ये बोला। तो अकेला अर्थ ही नहीं घूम रहा है, कोई और प्लेनेट है वो भी घूम रहा है अपने नए ऑर्बिट में। सारे प्लेनेट किसके अबाउट घूम रहे हैं? सन के अबाउट। सन जबकि कहां रखा हुआ है, उन्होंने बोला सन की पोजीशन भी बता दी कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं। इलिप्स के दो फोकस होते हैं। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, सन उनमें से किसी एक फोकस पे रखा होगा। सपोज मान लिया इधर वाले फोकस पे रखा हुआ। अच्छा, और क्या क्या इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहला, यहां स्पीड मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? मिनिमम। यहां स्पीड मैक्सिमम होगी कि मिनिमम? क्या ये मैक्सिमम मिनिमम स्पीड लिख सकता हूं? √g/m/a मैक्सिमम भी लिख सकता हूं। दूसरा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? a1 माइनस ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये जला अलग से लिख देता हूं, ये मैं बता चुका हूं। आर मैक्स कितनी आएगी? a1 प्लस ई। आर मिनिमम कितनी आएगी? a1 माइनस ई। अब खास चीज क्या है, इस पूरे मोशन के दौरान टोटल एनर्जी चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, या कम हो रही है, क्या हो रहा है? इस पूरे मोशन के दौरान टोटल एनर्जी कांस्टेंट है या बदल रही है? ये बता। कांस्टेंट। हम पहले यूज कर चुके हैं इस चीज। टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इज कंजर्व। सेकंड, मोमेंटम के बारे में बताओ। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं कंजर्व है? एक भी नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं कंजर्व नहीं है? तुम बोल रहे हो ना कंजर्व है, तो हाथ क्यों उठा रहे हो? देर से दिक्कत है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं ये पूछ रहा हूं मैं तो। कोई नहीं उठा रहा हाथ। कंजर्व नहीं है लीनियर मोमेंटम? नहीं है, हाथ क्यों उठाया फिर से? अब मैं कुछ ही बोलूं, मैं बोलूं लटक जाओ, लटक जाओगे? चलो आओ। प्रेशर बनाने से कुछ नहीं है। रुक जाओ, आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। रुक रुक, एक मिनट रुको। हाँ देखो, टोटल एनर्जी क्या है? कंजर्व है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्या? कंजर्व नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। क्यों कंजर्व नहीं है? तुम बताओगे। इधर होने से क्या हो जाएगा? तुम बताओगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं है? नहीं है, ये तो मुझे ही पता है नहीं है। क्रॉस क्यों लगा रखा है मैंने? क्यों नहीं है? हाँ, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। मास तो सेम है। पहले वेलोसिटी इधर थी, थोड़ी देर बाद इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी। सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रही है वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड में? हाँ, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही? दोनों। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये थ्योरी में आती है, ये थ्योरी में ये सब चेंजिंग बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सही है? जल रहा है पीछे वालों को? पक्का? चलो रुक जाओ, रुक जाओ, लिख लेने दो मुझे, पूरा आ रहा हूं उधर यार। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है नहीं है ना? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया था पहले, ऐसा। एंगुलर मोमेंटम
is conserved about sun. ये याद रखना, ये अगली वाली जो लाइन लिख रखी है अबाउट सन, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, m इंटू वी। क्या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। आर कहां से ले रहा हूं मैं, सन से। अगर सन से ले रहा हूं तो कंजर्व है, कहीं और से लूंगा तो कंजर्व नहीं है। क्यों, दूसरा कारण ये है। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है ना, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। यहां पे कैसी लग रही है, ऐसी। जब अर्थ यहां पहुंच जाएगी तब कैसी लगेगी, ऐसी। क्या डायरेक्शन है, अर्थ की तरफ ही। जब अर्थ यहां पहुंच जाएगी तब डायरेक्शन कैसी है, ऐसी। यहां अर्थ पहुंची तो डायरेक्शन ऐसी। मतलब हर समय वो फोर्स कहां से पास हो रही है, सन से। तो ऐसा एक इंफॉर्मेशन ये भी लिख सकता हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कहां से पास हो रही है इस केस में, सन से। फोर्स ऑलवेज पासिस थ्रू। अच्छा रोटेशन में कहां तक पढ़ा दिया, टॉर्क बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट से ही पास हो गई अगर सारी फोर्सेस, टॉर्क कितना होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स यहां था जब ऑब्जेक्ट, तब भी यहीं से पास हो रही थी, यहां था तब भी यहीं, यहां था तब भी यहीं, यहां था तब भी यहीं। हर जगह फोर्स कहां से पास हो रही है, सन से। तो सन के अबाउट टॉर्क लूंगा तो आंसर क्या आएगा, यानी मैं यहां लिखूं टॉर्क अबाउट सन क्या होगा, किसी और पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होगा। किसके अबाउट जीरो होगा, सन के अबाउट। चला यहां तक, ये इंफॉर्मेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। पहला लॉ था ये केप्लर्स का, मिल गया। ये सारे थ्योरी में पूछे जाते हैं, क्या कंजर्व है क्या कंजर्व नहीं है। अच्छा कुछ चीजें और, ये तीन चार चार चीजें हो गई, ये मान लो। पांचवा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछूं टोटल एनर्जी बताओ तुम, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, इस पूरे मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखनी हो तो क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। बिल्कुल सोच सकते हो, निकाल के नहीं देखना है, ऐसे ही सोचना है। पॉजिटिव कितने लोग बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी कोई नहीं बोल रहा। कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आया है, मान लो ये आया है, क्या बोलोगे आंसर, तुक्का आगे वाले से। टोटल एनर्जी, अच्छा चलो हिंट देता हूं, अगर कोई सिस्टम स्टेबल है या बाउंडेड है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो। बहुत बढ़िया, जीरो। अगर कोई सिस्टम स्टेबल होता है या बाउंडेड होता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तभी वो सिस्टम क्या होता है, अगर टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की नेगेटिव है तो वो बाउंडेड भी बोल सकते हैं उसको या स्टेबल भी बोल सकते हैं। अगर टोटल एनर्जी जीरो हो गई तो वो एस्केप कर गया ना भाई, स्टेबल कहां रहा। स्केप में क्या करते थे, टोटल एनर्जी जीरो ही तो करते थे। अच्छा तो टोटल एनर्जी का साइन पता चल गया नेगेटिव है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का साइन, वो तो हमेशा ही क्या होना है, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव। इन दोनों को जोड़ने पर नेट साइन नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमेशा, ये जला क्या, काइनेटिक एनर्जी से, किससे नहीं जला। एक पॉजिटिव चीज है, काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव चीज है, पोटेंशियल एनर्जी एक नेगेटिव चीज है। इन दोनों को जोड़ूं तो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। वही तो लिखा है, बिल्कुल ऐसा पूछ सकते हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, फटाक से लिखो।
ये था केप्लर्स फर्स्ट लॉ। ये सारे जो चीजें हैं ये पूछी जा चुकी हैं, ये चीजें पूछ सकते हैं, वो मैंने बता दी। अब सेकंड लॉ पे आते हैं। ये फोर्स ऑलवेज passes थ्रू सन, तो टॉर्क अबाउट सन इक्वल टू सब लोग ध्यान से नोट्स बनाएं। जिस दिन जेई मेंस का पेपर दे के आओगे उस दिन दिखाऊंगा तुमको कॉपी में ये चीज कहाँ थी, इसलिए ढंग से बनाए। उस दिन के लिए बनाए। अब देखो कुछ तो दिखेंगे ही नहीं, गायब हो जाएंगे, वो तो अलग बात। जो दिखेंगे उनके लिए दिखाऊंगा ये चीज कहाँ से आई है, कहाँ से उठ के आई है तुम्हारी कॉपी से, इसलिए ध्यान से लिखें। एज इट इज क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कहाँ से आया। क्वेश्चन थोड़ी उठ के आ जाएगा। हटा रहा हूँ, हो गया, लिख लिया, बहुत है। बातें मत करो, बाहर चले जाओ वरना अपने आप उठ के। दूसरा लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ और आसान, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कैसे? इन्होंने बोला एरियल वेलोसिटी, अब ये कहां से आ गया देखो, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी इसी को दूसरे तरीके से बोले तो प्लैनेट्स कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया कवर बोल दूं या स्वीप बोल दूं, एक ही बात। कैसे? पहले समझते हैं फिर लिख लेना। ये सन है, ये रहा सन, ठीक। अर्थ पूरे में ऐसे मोशन कर रही थी या कोई भी प्लेनेट मोशन कर रहा है, ठीक। पहले अर्थ यहां थी, अब देखो अर्थ यहां से यहां पहुंच गई तो कितना एरिया स्वीप किया, एक ऐसे लाइन बनाओ, एक ऐसे लाइन बनाओ, ये एरिया स्वीप किया, इतना एरिया स्वीप किया यहां से यहां जाने में। एक बार मान लो अर्थ यहां से यहां पहुंची, कितना एरिया स्वीप किया, इतना। वो ये बोल रहे हैं कि अगर यहां टाइम t1 लगा, सपोज यहां टाइम t लगा, उन्होंने ये बोला, और यहां टाइम t/3 है, उन्होंने बोला यहां टाइम कुछ t लगा और यहां टाइम अगर t/3 लगा यहां से यहां आने में, तो ये एरिया a होगा, तो ये एरिया a/3 होगा। सीधा सा सवाल ये बोल रहे हैं वो कि ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा एरिया स्वीप करेगा, कम टाइम दोगे तो कम एरिया स्वीप करेगा। जो एरिया का रेशियो है वही किसका रेशियो होगा, टाइम का। और ये सही भी है, देखने में ऐसा लगता है, देखो ये मैंने थोड़ा वैसा बना दिया, देखो थोड़ा और सही बना दिया, देखो अर्थ यहां से, अर्थ यहां से, ये एलिप्स था, अर्थ यहां से यहां पहुंची होगी, देखने में ऐसा लग रहा है, ये देखो ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी अर्थ इतने टाइम में, अगर ये टाइम t है, ये टाइम t/3 है। जरा समझो क्यों, अर्थ यहां से यहां आ रही है तो इस दौरान स्पीड कम है कि ज्यादा है,
कम है, सन से दूर है तो स्पीड क्या है, कम। स्पीड कम है तो ये डिस्टेंस कम है, तो ये एरिया, समझ में आया। लेकिन अब तुम सोचोगे ये और ये बराबर एरिया कैसे लग रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक स्पीड ज्यादा है तो वो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेगा, इसीलिए दोनों कंपनसेट हो गए। तो मैं तो सीधे ये याद रखना है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। मतलब अगर सीधे सीधे टाइम का रेशियो दे दिया जाए कि ये 1 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है, तो ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात। लिखो एक क्वेश्चन होगा। हाँ क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। प्लैनेट्स कवर या स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा ठीक, यहां तक समझ में आया। लेकिन इसको अगर और आगे देखा जाए, तो उनने ये एरियल वेलोसिटी क्या बोला ये समझो। उनने बोला इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं, मतलब डी ए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट। डी ए मतलब चेंज ऑफ एरिया, डी टी मतलब चेंज ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है, यानी तुम कोई सा भी 1 सेकेंड उठाओ उसमें हमेशा बराबर एरिया ही स्वीप करेगा। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है, इसका मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं डी ए बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट। इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को ही क्या बोलते हैं हम, एरियल वेलोसिटी। तीसरा, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कुछ नहीं, बहुत आसान। टाइम पीरियड बताया उन्होंने कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में टाइम पीरियड कितना आता है, तो उन्होंने तो सिर्फ रिलेशन बता दिया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की जगह यहां पे क्या यूज करेंगे, ए। क्योंकि यहां सर्कल में घूमता था तो आर कांस्टेंट होता था, तो हम क्या यूज करते थे, आर। उन्होंने बोला एलिप्स में घूम रहा है तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। अब ये टाइम पीरियड निकालना मुश्किल था कि आसान था, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इसका सरकमफ्रेंस नहीं पता हमें, एलिप्स का, इलिप्स का सरकमफ्रेंस नहीं पता। अगर पता भी होता तो 2 पाई r बाई वी नहीं लगा, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय स्पीड वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड भी कहां कांस्टेंट है, पूरे हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग, सरकमफ्रेंस भी नहीं पता, तो नहीं निकाल सकते ऐसे डायरेक्टली। इसलिए लॉ है, इनके कोई प्रूफ नहीं है। लॉ समझ में आ रहा है, लॉ क्या है, लॉ एक ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंटली आई है, उसके प्रूफ नहीं मिले हैं, लॉ वो होता है। न्यूटन्स लॉ कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। देखो जरा, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, प्रूफ नहीं है लेकिन आइडिया लगा सकते हैं। देख रहा हूं मैं, बहुत देर से देख रहा हूं। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, आइडिया कैसे लगाएं, देखो ध्यान से। मैं ये बोल रहा हूं, मैं इस चीज का यूज करके थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा प्रूफ करना चाह रहा हूं। वैसे तो यहाँ पे चैप्टर खत्म है अपना पूरा, बस ये एरियल वेलोसिटी और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, चैप्टर खत्म। लेकिन हमको क्या समझना है, जरा समझे एक छोटी सी चीज और, इस तक पहुंचने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मुझे बताओ एरिया कितना होता है एलिप्स का,
पाई ए बी। एरिया, और एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या है? एरिया को बदल कौन रहा है? एरियल वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? एरिया को कौन बदल रहा है? एरियल वेलोसिटी। क्या यही टाइम आ जाएगा? अब एरियल वेलोसिटी उनने यहाँ पे एक टर्म और लिखा था, कांस्टेंट है और किसके बराबर है? एल बाई टू एम के। वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि शायद एल में कंफ्यूज हो जाओगे। एम तो मास हो गया। किसका मास है ये? सैटेलाइट का, या फिर जो भी अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। प्लेनेट लिख देता हूं। और एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट निकल के आई, और ये एकदम रट लेना है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा। प्रूफ रहने दो, यही समझ में नहीं आएगा। एल बाई टू एम। प्रूफ कर नहीं सकते, वो बस एक आइडिया ले सकते हैं, लॉ है वो। तो यहाँ पे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि याद रहता ही है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का दोबारा। तो लिखो जल्दी फटाक से, कुछ क्वेश्चंस करो पहले, लिखने के पहले कुछ क्वेश्चंस करो। पेज नंबर सब लोग, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 19 वाला पैराग्राफ है एक। पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 19। अरे पेज नंबर 30 पे आ जाओ। पैराग्राफ एक, उसमें 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहां तक करना है। 19 से लेके 24 तक, पेज नंबर 30। 19 से लेके 24 तक। और सब लोग ट्राई करो। पेज नंबर 28 पे आ जाओ। पेज नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये भी करने हैं अभी। 6 अच्छा एक और करो, 8 और 9 भी कर लो। ये छोड़ रहे हो? 8 और 9 भी कर लो, घर पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सोचो। 7th नहीं, नहीं थोड़ा तो छोड़ दो। ये किसकी डीसीटी है? लो भाई, कर कैसे रहे हो? करो, करो जल्दी करो, तुम्हारे चेक करेंगे। लगभग सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सोच समझ के करना, बिना डिस्कशन के। बातें कर रहे हो पीछे वाले।
नहीं कर रहे हो? लाओ, कौन सा दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, बना? क्या आंसर आ रहा है? सबका चेन नहीं आ रहा है? ठीक है। कैसे किया? एंगुलर वेलोसिटी जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में बता चुका हूं क्या होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? ठीक है, टाइम पीरियड होता है, लेकिन उनने क्या बोला है? पर आवर में कितना घूम रही है। सही है, 2π/24, तो π/12। क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे या चेन्नई, देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, शांत हो जाओ। पहला स्टेटमेंट, a planet moves in an elliptical orbit with center of mass located at the intersection of major and minor axes of the ellipse। क्या ये सही है? नहीं। क्या बोल रहे हैं वो समझो। ये सन है, ये अर्थ है, ऐसे इलिप्स में घूम रहा है। उनने बोला यहां पे सेंटर ऑफ मास आता है। क्यों आएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास? गलत बात। दूसरा, पोजीशन वेक्टर फॉर अ प्लेनेट, पोजीशन वेक्टर फॉर अ प्लेनेट नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज मेजर्ड स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या ये सही है? क्या बोला उन्होंने? पूरी लाइन सुनना। पोजीशन वेक्टर मतलब पहले ये है तो पोजीशन वेक्टर ये होगा। सब लोग जानते हैं ऐसा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जब अर्थ यहाँ प्लेनेट यहाँ पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर ये। वो ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट जरूरी नहीं है सन हो, तुम कभी भी पॉइंट ले लो, मतलब यहां से मेजर कर लो तो भी क्या आंसर आएगा? सेम। तो ये गलत है। इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, सही है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए जहां से हम देख रहे हैं? ऐसा थोड़ी कोई पॉइंट हो जाएगा, तो ये गलत है भी। सी, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये सही है या गलत है? गलत। क्यूब रूट 3/2 नहीं होता, 1/3 होता है। डी, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर। ठीक है, सही है। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए क्यू। मतलब वो ये बोल रहे हैं, अच्छा अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो क्या आता है? कुछ कांस्टेंट आता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं। इस कांस्टेंट की चर्चा करना चाह रहे हैं वो। तो ये कांस्टेंट तो किसी प्लेनेट पे थोड़ी डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड, मतलब ये सेम रहेगा सबके लिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। या ऐसे सोच सकते थे एबीसी में से तीनों गलत है, तो पक्का आंसर क्या होने वाला है? एलिमिनेशन करो यार। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे। देखते हैं आगरा बॉम्बे क्या है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ releases a package. If air resistance is neglected, the point where the package will hit ahead, exactly below. An artificial satellite of Earth releases a package if the air resistance is neglected. क्या आंसर आएगा? हाँ, ये सही है क्या? मतलब वो ये बोल रहे हैं, एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट है, अर्थ घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रही है। जियो स्टेशनरी नहीं बोली उन्होंने, उन्होंने बोले कोई भी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से कोई भी चीज डिटैच हुई, तुमने सैटेलाइट में पॉटी की तो तुम्हारे सर के ऊपर गिरेगी क्या? गिरनी चाहिए ना। अभी तुम बोल रहे हो ये पैकेट ही तो है, एक पैकेट डिटैच हुआ, तुमने क्या बोला? एक पैकेट डिटैच हो गया। अरे क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इस हिसाब से तो एस्ट्रोनॉट वगैरह ने मचा दिया होता अभी तक अपने ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब रीजन बताओ। अगर उससे सैटेलाइट से कोई प्लेनेट रिलीज करूं तो वो नीचे कभी आएगा ही नहीं अर्थ के पास।
क्यों? कोई बता सकता है किसी के पास रीजन? हाँ, कोई तो कुछ बोल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये देखो, एक सैटेलाइट थी, इस सैटेलाइट के पास कितनी स्पीड थी? कुछ ऐसी स्पीड थी, इसलिए तो ये घूम रहा था। अगर सैटेलाइट से कोई पैकेट रिलीज करूंगा, अगर सैटेलाइट से कोई पैकेट रिलीज करूंगा, तो उस पैकेट के पास भी क्या स्पीड आ जाएगी? तो वो भी तो इसी ऑर्बिट में घूमने लगेगा। ये जिला। लेकिन अगर तुमने सैटेलाइट से नीचे की तरफ फेंका तो कुछ हो सकता है, लेकिन जस्ट डिटैच हुआ है या कोई चीज रिलीज की है सैटेलाइट से, तो उसके पास भी वही स्पीड आएगी जो किसके पास आई है? सैटेलाइट के पास थी, तो वो भी घूमने लगेगा, इसीलिए वो घूमने लगती है। समझ में आ गया? थर्ड हो गया दिल्ली। फोर्थ क्या आ रहा है फोर्थ का? अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सैटेलाइट एस, अरे यार ये बंद करो यार, क्या चलाते रहते ये, पंखा बंद करो। A satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of satellite is very small compared to the mass of Earth. अर्थ के चारों तरफ घूम रही है इस बार सैटेलाइट, है ना? सैटेलाइट का मास बहुत कम है। The acceleration of satellite is always directed towards the center of Earth. क्या ये सही है? क्या गलत है? सही है भाई। अच्छा ये बताओ, इस मास पे इस सैटेलाइट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? Gm1m2/r²। कहां? जब सैटेलाइट यहां पहुंच गई तब नहीं जिल रहा। तो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? सेंटर के डायरेक्शन में। क्या सैटेलाइट की स्पीड चेंज हो रही है? वी चेंज हो रहा है? सर्कुलर में तुमने पढ़ा होगा, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्या करता है? इस स्पीड को, ऑर्बिटल को चेंज करता है। क्या ऑर्बिटल स्पीड चेंज हो रही है? उसी जगह सब कुछ हर पॉइंट पे सेम ही है। तो टेंजेंशियल कितना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कितना आएगा? सेंट्रिपिटल है किसके बराबर है? v²/r, मतलब वो छोटा वाला r। और डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स अर्थ या सेंटर, जो भी है, इधर इधर इधर। पक्का समझ में आया? स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। स्टेटमेंट 2, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ s अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। देख लेते हैं, कोई चीज सर्कल में घूम रही है, समझना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत गड़बड़ कराते हैं, जरा देखो। न्यूमेरिकल तो एक बार आंसर मैच हो गया तो कम चांसेस होते हैं गलत होने के। उनने क्या बोला, एक सैटेलाइट थी, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है, और सैटेलाइट की स्पीड कितनी है? v0 से घूम रही है। और सपोज तुम r मान लो, तो v0 कितना हो जाएगा ये भी पता है तुम्हें, यही होगा। और m किसका लेना है? इसका। उन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम ऑफ s अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। अच्छा यहां लिखो, यहां एंगुलर मोमेंटम लिखो इस पॉइंट के अबाउट, mvr। यहां लिखो m v सेम रहेगा, r भी सेम रहेगा। तो उनने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम s अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये बात सही लिखी है उन्होंने। उनने क्या बोला, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है। अब डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, कैसे पता चला? ये होता है वैसे, r क्रॉस v होता है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है सबको? r क्रॉस v मतलब r का डायरेक्शन ये, v का डायरेक्शन ये, तो r क्रॉस v, थंब का जो डायरेक्शन है वो r क्रॉस v का डायरेक्शन। अंदर यहां देखो, r इधर, यहां पर r इधर, और v का डायरेक्शन इधर, r क्रॉस v अंदर। यहां भी देखोगे अंदर, हर पॉइंट पे देखोगे तो अंदर। यानी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या है? सेम या कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस में पूछे जाने वाले चांसेस है, मेंस में भी पूछ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। और मैं ऐसे नहीं देखता क्रॉस करके, मैं पता है क्या करता हूं, यहां पे ये मास किधर जा रहा है,
मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो उंगलियां घुमाओ, थंब कहाँ है? अंदर। तो एंग्लो मोमेंटम यहाँ पे भी इधर ही जाने की कोशिश कर रहा है, हर जगह सेम जगह जाने की कोशिश कर रहा है, तो कंजर्व। तो बी क्या है? बी गलत है, चेंजेस डायरेक्शन लिखा है, गलत है, सेम है। सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एस इज वेरिएबल पीरियडिकली विद टाइम, क्या ये सही है या गलत है? गलत है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, क्या ये सही है? सही है। मोर देन वन भी हो सकते हैं, हमेशा सिंगल सोच के मत मारा करो। लीनियर मोमेंटम ऑफ एस, अरे लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी। ये वी यहां जाके बदल रहा है क्या कुछ? वी तो कांस्टेंट मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है ना सर्कल में, तो एम वी तो सेम है। तो करेक्ट आंसर हुआ एक इसका डी, और एक और हुआ, एक और था क्या कोई? ए डी मल्टीपल है ये, ए एंड डी। क्या इलिप्टिकल बोला क्या पाथ? तो डी नहीं है, फिर सर्कल होता तो सही होता। हाँ इलिप्टिकल पाथ है तो रुक जाओ, ये भी बदल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वाला भी चेंज हो सकता है, रुको। अगर इलिप्स में जा रहा हूं, इलिप्स में जा रहा हूं तो एंगुलर मोमेंटम देखता हूं, यहां डायरेक्शन ऐसा है, आर क्रॉस वी कहां है? इधर से देख रहा हूं मैं, आर इधर है, वी इधर है, आर क्रॉस वी ऊपर। इधर देख रहा हूं तो आर, वी इधर है, आर इधर है, वी ऊपर। इधर किसी भी जगह देखोगे तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस वी क्या हो जाएगा? ऊपर। तो वो तो सही है, तो करेक्ट आंसर वो वाला आ गया, ए आ गया। ठीक। फिफ्थ, फिफ्थ किया, देखते हैं फिफ्थ, पांचवा देखते हैं। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं ये, ध्यान से करना। A satellite of mass 5m orbits around the earth in a circular orbit, ठीक है। At a point in its orbit, satellite explodes into two pieces, one of mass m and other of mass 4m, ends up traveling in the same circular orbit but in opposite direction. सब लोग ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट थी जिसका मास कितना था? 5m, वो घूम रही थी सर्कल में, कोई दिक्कत तो नहीं? रेडियस वेडियस कुछ दिया था? किस रेडियस में घूम रही है? नहीं दिया, मान लो अपनी मर्जी से, जब दिया नहीं है तो आर मान लो। तो स्पीड कितनी होगी? एक मिनट, जी कैपिटल एम, कैपिटल एम नहीं, मास ऑफ अर्थ बाय आर, ये जिला। अरे इस एम से क्या लेना देना, मास ऑफ अर्थ लिया जाता है ना स्पीड में, तो वो हम हर बार एम लेते थे इसीलिए याद सा हो गया। अब ये क्या हुआ, सपोज ये दो हिस्सों में एक्सप्लोड हुआ, किसी भी पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे मान लो दो हिस्सों में एक्सप्लोड हुआ, m और 4m, सवाल ध्यान से सुनना, दो हिस्सों में एक्सप्लोड हुआ, एक m हिस्सा और एक 4m हिस्सा, और उन्होंने बोला जो बड़ा वाला नहीं छोटा वाला हिस्सा है, आफ्टर द एक्सप्लोजन मास m एंड्स अप ट्रेवलिंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट। एक्सप्लोजन के बाद इसके पास स्पीड अभी भी कितनी है? अभी तो ये उल्टे डायरेक्शन में अभी वही चक्कर में घूमता रहेगा। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उन्होंने बोला छोटा वाला मास जैसे एक्सप्लोजन हुआ वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहा, बस डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब ऐसे घूमने लगा, तो स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो इसके पास स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये निकालनी है मुझे वी डैश। अच्छा समझो, फूटने के पहले पूरे मास के पास स्पीड कितनी थी? बिफोर कोलिजन, मतलब सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन, और ये आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम कितना था? 5m इंटू, जो भी लिखना है तुम्हें इसको, अच्छा इसको v मान लेता हूं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, vo मान लेता हूं, ये भी कितना हो गया? vo। तो 5m इंटू vo इक्वल टू 4m इंटू वी डैश माइनस m इंटू vo, इधर आ गया 6m इंटू vo, 4m इंटू वी डैश, mm कट गया, वी डैश कितना आया? 3v0 बाय 2, तो 3/2, और v0 तुम्हें पता है कितना है? मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस r,
लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, आफ्टर एक्सप्लोजन द मास 4m इज, हाँ तो 4m की स्पीड इतनी आई 3v0/2। जरा इसको सॉल्व करूं, अंदर भेजूं तो कितना हो गया ये 9/4। अब स्पीड देख के अंदाजा लगाओ तुम कि ऑर्बिट करेगा कि नहीं करेगा। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए, gm/re। ये कितना लिखा है जरा ध्यान से देखो, मैंने अंदाजा लगाना सिखाया, 2 से बड़ा है, ऐसा ही तो लिखा है। अगर 2 होता तो एस्केप होता, 2 से ज्यादा है तो पक्का एस्केप होगा, तो एस्केप कर जाएगा। बाउंड ऑर्बिट गलत, अनबाउंड ऑर्बिट सही, पार्शियली बाउंड ऑर्बिट गलत, डाटा इज, हाँ नहीं गलत, बी आंसर, बी बी। स्पीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, बिल्कुल पूछा जा सकता है एडवांस में भी। जो एक्सप्लोजन के बाद ये 4m के पास इतनी ज्यादा स्पीड आ गई कि वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर गया, तो बी आंसर है इसका। सिक्स्थ, satellite can be in a geostationary orbit around a planet at a distance r from the center of planet if the angular velocity of the planet, देखते हैं ये समझ में आ गया सबको। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस हैं, प्योर एडवांस में पूछ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। हटा दूं, लिख लिया। जरा देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखो क्या बोला है उन्होंने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी अर्थ घूम रही है, तो जैसे अर्थ घूम रही है वैसे ही यहाँ पे सैटेलाइट घूम रही है, और अर्थ का टाइम पीरियड कितना है घूमने का, 24 घंटा। खुद की एक्सेस के अबाउट सैटेलाइट का भी क्या होना चाहिए, 24 घंटा। तो अर्थ का सैटेलाइट, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, टी मान लिया मैंने, अर्थ का 24 घंटे को क्या मान लिया, टी। तो इसका टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए, टी। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर क्यूब। तो क्या इससे आर आ गया मेरे पास, किस रेडियस पे सैटेलाइट होनी चाहिए, इस रेडियस पे होनी चाहिए सैटेलाइट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब उनने बोला, और टी कितना होता है, 2π/ओमेगा, यही तो होता है टी। अब उनने बोला, मैंने ओमेगा क्या कर दिया, डबल, ओमेगा डबल कर दिया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, आधा। अब टाइम पीरियड कितना है, आधा, t/2। तो अब रेडियस न्यू क्या होनी चाहिए, डिवाइड कर दूं, अब ये होना चाहिए, डिवाइड कर दिया, कट गया ये, 2 = r/r न्यू की पावर 3/2। तो एक काम करूं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायरिंग कर दूं, ताकि यहां क्या कट जाएगा 2, फिर 1/3 कर देता हूं, 4⁻⅓ = r/r न्यू। ये समझ में आया। तो चाहिए क्या मुझे, आर न्यू चाहिए, आर ओल्ड तो आ रहा है, आर न्यू आया r/2 की पावर 2/3, ये कौन सा ऑप्शन, या फिर 4 की पावर 1/c, जिला लिख लो जिसको नहीं समझ में आया। बिल्कुल प्योरली ग्रेविटेशन का एक बहुत फायदा भी है इस चैप्टर का, कि बिल्कुल ऐसे ही सवाल एडवांस में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते उस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद और समझ में आ जाएंगी चीजें, लेकिन ये पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, मतलब ये पोर्शन नहीं आएगा तब क्या क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन बताए वो सब सेम आएंगे, इसीलिए इस पोर्शन को ध्यान से देखना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल एडवांस में यही लेवल रहेगा क्वेश्चंस का। 6वें तक कर लिया था सबने, 8वां 9वां, चलो ट्राई करो सब लोग, जिन्होंने ट्राई नहीं किया अभी ट्राई करो, ये लो। थोड़ी क्लियरिटी आ जाए इसीलिए ये शीट यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ, घर जाके कुछ भी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसलिए यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ।
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीट स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, जब भी होगा पूरा हीट वाली ब्रांच कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करेंगे, पूरा हीट पढ़ेंगे। अब तो बकवास चीजें हैं, मतलब अब आसान टॉपिक्स है, मतलब कुछ बहुत दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, आसानी पूछा जाता है, आसानी पढ़ाने में, सब कुछ आसान। यही टॉपिक थोड़ा उलझा हुआ था। रेडियस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो रेडियल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैलोरीमेट्री है, पूरा हीट पढ़ेंगे, हीट पूरी एक अलग ब्रांच है, उसको अलग से डील करेंगे। तो कॉपी बदल लेना, जो भी बदलते बदलते हो, क्या करते हो। होमवर्क सुन लो पहले, अब बताओ होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनो। होमवर्क है सब लोग ध्यान से देखो, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में मैंने सारे करा दिए लगभग, जो भी रह गया वो भी कर लेना। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, पेज नंबर 30 और 31। हाँ यही, बस यही, ये होमवर्क है, ये डिस्कशन होगा, चेक होगा, ट्राई जरूर करके आए। छुट्टी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।